उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश हेल्थ मस्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ वह पुण्यतः प्रमाणित है। जो कुछ भी बताऊंगा उसका प्रमाण आपको आपके स्क्रीन सेट पर दिखाई देगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अटपटी सी लगेगी, पर आपसे नम्र निवेदन है, मेरा अनुरोध है कि बेशक मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को अनलाइक कर दे, पर इस वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से सुने और पूरे विश्वास के साथ दूसरों को बताएं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको देखने के लिए आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए जो मैंने रेफरेंसेस लिए हैं वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, यूके हेल्थ जर्नल, द लैंसेट, ये बहुत बड़ा जर्नल है, यूके हेल्थ की गवर्नमेंट वेबसाइट, एजीएमए, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, एनसीडीसी, द हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, एक्सप्रेस न्यूज़ यूके एंड सोशल मीडिया। ये सारे जर्नल्स जो है दोस्तों ये वैलिड है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। जो भी इस जर्नल में छपते हैं वो पूर्णतः प्रमाणित होते हैं। दोस्तों WHO क्या कहता है कोरोना वायरस के बारे में, ये सब कुछ आप जानते हैं, फिर भी थोड़े से इसके रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक मेरे वीडियो का यही है, इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। दिसंबर 2019 के अंदर अचानक से निमोनिया के केसेस चाइना में बढ़ने लगे थे, जिसको प्रीवियसली अननोन वायरस का नाम दिया गया है और बाद में उसको नोवल कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। और WHO खुद कहता है कि जो भी जानकारी हमें है ये बाद में बदल भी सकती है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। अगर ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले मर्स कोरोना वायरस कैमल से आया था, जो उसके बाद सार्स कोरोना वायरस जो है वो साइबर्ट कैट से आया था, और अभी नोवल कोरोना वायरस है जो कहाँ से आया अभी किसी को मालूम नहीं है। पहले कोरोना वायरस जानवर से जानवर को अफेक्ट करता था, लेकिन अब ये कोरोना वायरस इंसानों को भी अफेक्ट करने लगा है। अगर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उसके ऊपर से एक फैटी लेयर्स होते हैं, उसके ऊपर प्रोटीन के छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं, जिससे कि इसका स्ट्रक्चर क्राउन लाइक दिखता है, इसलिए इसको कोरोना कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि श्वास नली और पेट और आंत को भी अफेक्ट करते हैं, जिससे कि कॉमन कोल्ड, जी हाँ, साधारण सर्दी जुकाम और लूज मोशन डायरिया भी करता है ये कोरोना वायरस। लेकिन कुछ कोरोना वायरस ऐसे हों जो सीवियर डिजीज भी करते हैं, जिससे कि सार्स कोरोना वायरस है जो चाइना में 2003 में देखा गया, मर्स कोरोना वायरस सऊदी अरब में 2012 में देखा गया, अभी नोवल कोरोना वायरस है जो चाइना में 2019 में देखा गया। अगर सिम्टम्स की बात करें, इसके लक्षणों की बात करें तो ये माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं, जिसमें कि फीवर, कफ और सांस लेने में तकलीफ शामिल है, जिससे निमोनिया होता है और किडनी फेलियर होने से इंसान की डेथ हो जाती है, ऐसा WHO खुद कहता है। अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसको कैसे पता लगे कि कोरोना वायरस है या नहीं, आपको इसके लिए PCR टेस्ट होता है, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, जेनेटिक फिंगरप्रिंट कहते हैं, और इसी के टेस्ट से आपको मालूम होता है कि आप कोरोना है या नहीं है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, केवल सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, यानी कि लक्षणों के आधार पर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सारे ट्रीटमेंट और वैक्सीन जो है अभी अंडर डेवलप्ड है, इसको अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो आप इसको खांसते समय मुंह को ढक के रखें, दूरी बना के रखें, मास्क और PPE का इस्तेमाल करें, हैंड वॉशिंग करें, अच्छे से पका हुआ खाना खाएं, जानवरों से दूर रहे, घर में रहें। यही इसके प्रिवेंशन के बारे में WHO कहता है। दोस्तों, आप कैसे मालूम करें कि आपको कोरोना है या नहीं है, इसका पता कैसे करें, इसके लिए बहुत अच्छी ये वीडियो के अंदर ये मैसेज बहुत ज़रूरी है आपको समझना। चलिए आपको एक थोड़ा ऐसे एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज कीजिए आप अपना मोबाइल लेने जब जाते हैं तो उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है, जिस मैनुअल्स में आपको लिखा रहता है, ये मैन्युफैक्चर मैनुअल होता है कि आप मोबाइल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है सब लिखा रहता है। उसी तरीके से जब RT-PCR टेस्ट किट जिससे कि कोरोना का टेस्ट किया जाता है ये खरीदने जाते हैं, तो उसके अंदर एक मैन्युफैक्चरर मैनुअल होता है, जिसके रेगुलेटरी स्टेटस में अगर आप पढ़े तो उस पर लिखा रहा है कि फॉर रिसर्च यूज ओनली, नॉट फॉर यूज इन डायग्नोस्टिक पर्पज, यानी कि इसको केवल रिसर्च के लिए इस्तेमाल करें, इससे डायग्नोस्टिक नहीं किया जा सकता, इससे अभी बीमारी का पता लगाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और यही नहीं, जिसने इसको पहली बार पता लगाया था, इसकी खोज करी थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, कैरी मुलिस, उन्होंने भी ये कहा है कि ये केवल रिसर्च के लिए है, नॉट टू बी यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। इसको हम बीमारी का पता लगाने के लिए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आखिर क्या रीजन है इसका? क्योंकि दोस्तों इसका स्पेसिफिसिटी जो है वो 99% है, यानी इसका कहने का मतलब है इस किट से, जिस RT-PCR किट से अगर आप किसी मरीज की टेस्ट करते हैं तो उसमें से एक रिपोर्ट ऐसे होगा जो पॉजिटिव दे देगा, वो भी गलती से, जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। और इसके लिए 18 मार्च को आइसलैंड के अंदर एक सर्वे किया गया, जिसमें कि 1800 हेल्दी पीपल्स को जो पूरी तरह से स्वस्थ थे उनको इसके टेस्ट किट से टेस्ट किया गया, जिसमें से 19 लोगों को इसने फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स दे दिया, यानी कि उनके रिपोर्ट्स पॉजिटिव्स आ गए। और यही नहीं, अगर आप व्हाइट हाउस के कोरोना कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ब्रिक्स की बात माने तो वो उनका कहना है कि इससे 50% फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने की संभावना है, यानी कि हर दूसरा मरीज को ये गलत रिपोर्ट दे सकता है, गलती से पॉजिटिव रिपोर्ट्स दे सकता है। यही वजह है कि फिनलैंड में 20 मार्च को उसकी हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस टेस्ट किट को ही रिजेक्ट कर दिया, इसे टेस्ट करना ही मना कर दिया। और इसके लिए
अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन जब 27 फरवरी 2020 की आप जर्नल में पढ़ते हैं तो एक आर्टिकल छपा है जिसके अंदर वुहान से आए हुए 4 मरीजों का टेस्ट किया जाता है। उसमें उसका रिपोर्ट नेगेटिव आता है, लेकिन वही जब वो घर चले जाते हैं और 13 दिन बाद फिर से उनका टेस्ट किया जाता है तो वो पॉजिटिव आता है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि ये पहला रिपोर्ट गलत था या दूसरा रिपोर्ट गलत है, या घर में जाने के बाद उनको दोबारा से कोरोना हो गया। यही नहीं दोस्तों, द लैंसेट ये बहुत बड़ा जर्नल है, इसमें 4 मार्च में एक केस स्टडी छपती है जो कि सिंगापुर के एक पेशेंट की है। इस पेशेंट को हाई फीवर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जिसको डॉक्टर ने डेंगू समझ के उसको डेंगू का टेस्ट किया और डेंगू का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बीच में डॉक्टरों को डाउट होता है, उसका कोरोना का भी टेस्ट करते हैं और कोरोना का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ जाता है। अब डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा ये डेंगू का पेशेंट बोले इसको या कोरोना का पेशेंट बोले, इसका कौन सा इलाज करें। यही नहीं दोस्तों, 5 मार्च न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की बात देखें तो उसमें कोरोना के लिए यूएस के अंदर एक पेशेंट का नाक से सैंपल लिया गया और नाक से लिया हुआ सैंपल का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, और वही पेशेंट का उसी ने जो माउथ का सैंपल लिया गया था वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे ज़रूर बताएं आपका विचार क्या है, इस किट पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दिन रात टीवी चैनल्स में न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि आपको इसकी स्कोरिंग बताई जा रही है, मिनट की स्कोरिंग बताई जा रही है कि अभी तक इतने कोरोना पॉजिटिव, अभी तक इतने कोरोना के केसेस आ गए, इनके इतने टेस्ट पॉजिटिव आ गए, इनको इतना क्वारंटाइन कर दिया गया, जबकि ये 50% गलत रिपोर्ट दे रहा है। तो दोस्तों, तो आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर आपके मन में ये सवाल आता है कि जब ये गलत रिपोर्ट्स है तो फिर इतनी डेथ्स क्यों हो रही है। बिल्कुल सही जवाब है, आइए इसके आंसर जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊं, आपको SCID के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि SCID से इसका डायरेक्ट संबंध है। SCID का मतलब होता है हाई कॉन्सिक्वेंस इन्फेक्शियस डिसीज, यानी SCID का मतलब होता है ये और सारी बीमारियों को SCID की कैटेगरी में रखा जाता है जो जल्दी से फैलते हैं, जिसमें मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल होता है और नहीं पता लगा सकते कि कितने इंसानों को अफेक्ट करेगा। यानी ये बहुत ही रिस्की बीमारी होती है। इस जो बीमारियों को इसमें रखा जाता है उसमें मरने के चांसेस ज़्यादा है, फैलने के चांसेस भी ज़्यादा है, आप इतना बस समझ लीजिए। तो 21 मार्च 2020 की अगर UK हेल्थ जर्नल की बात करते हैं तो उसमें सीधा आपको मेंशन है कि कोविड-19 इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी द हाई कॉन्सिक्वेंसेस इन्फेक्शियस डिजीज इन UK। यानी इसका कहने का मतलब है कि कोविड-19 जो कोरोना का बीमारी है उसको SCID की कैटेगरी में नहीं रख सकती, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं फैल रहा है, इससे इतनी मौतें नहीं हो रही हैं। और यही नहीं, द एडवाइजरी कमेंट्री ऑफ डेंजरस पैथोजन का भी कहना है कि कोविड-19 शुड नो लॉन्गर टू बी क्लासिफाइड एज एन HCID। इसको SCID की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं और इसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की कैटेगरी में रखा गया है। और CDC के अप्रैल के जर्नल को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि ये केसेस जो है 5.2 से कम होकर अब 3.9 हो गए हैं, यानी पहले के मुकाबले कम हुए हैं। अगर अभी 17 अप्रैल 2020 को रात के 8:04 तक के डिटेल्स को पढ़ें तो उसमें कोरोना के टोटल 15,37,457 केसेस आए हैं, यानी 15,37,457 केसेस टोटल है, जिसमें कि 1,56,114 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी 1,56,114 लोगों की अभी तक कोरोना से मौत हो चुकी है। तो फिर आप ये डाटा देख के हैरान हो रहे होंगे कि आप इतने सारे फिर केसेस क्यों हो रहे हैं, इतने डेथ्स क्यों हो रही हैं। अगर आप कोरोना से इतनी डेथ नहीं है तो इतने डेथ तो हमको हो रहे हैं, दिख रहे हैं, न्यूज़ में तो आ रहा है। दोस्तों, CDC और AMDA की अगर आर्टिकल पढ़े तो इसमें सीधा लिख रहा है कि जनरल पॉपुलेशन में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो असिम्प्टोमेटिक्स हैं, जिसके लक्षण ही नहीं हैं और वो कोरोना है, लेकिन उनमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं और वो बिना किसी इलाज के वो ठीक भी हो रहे हैं और दूसरों पॉपुलेशन को भी अफेक्ट कर रहे हैं। ये भी उसमें सीधा लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये भी लिखा है कि इससे लगभग 2% लोग हैं वो मौत उनकी हो रही है, यानी कि कोरोना से 2% लोगों की मौत हो रही है। यही नहीं दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा मैं अगर दूसरी डिजीज से इसकी कंपैरिजन करवाऊं तो अंडर नरिश पीपल ऑफ द इन द वर्ल्ड की जो है लिस्ट, उसमें 9 डिजिट्स में लोग हैं, और अगर ओवर वेट की बात करें तो ये 10 डिजिट्स में इनकी संख्या है। अगर आज अभी तक यानी 17 अप्रैल 8:07 तक की अगर बात करें तो अभी तक भूख से मरने वालों की संख्या 33,34,497 है, यानी कि 33,34,497 लोगों की मौत केवल भूख की वजह से हो गई है, जो कि कोरोना के मुकाबले में लगभग 33 टाइम्स ज़्यादा है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर यही नहीं, अगर मैं अंडर नरिश्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड की बात करूँ और जो केवल भूख से आज में मर गए हैं उनकी संख्या 25,210 है, यानी रात के 8 बजे तक आज की डेट में अगर 17 अप्रैल की बात करूं तो अभी तक इस 25,210 लोगों की केवल भूख से मौत हो गई है। यही नहीं, कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करूं तो अभी 17 अप्रैल
2020 तक 8:40 का समय हो रहा है। कम्युनिकेबल डिजीज से डेथ की संख्या 38,70,29 है। इन टोटल 38 लाख लोगों की मौत तो कम्युनिकेबल डिजीज से हो चुकी है, जो कि कोरोना के मुकाबले लगभग 38 टाइम्स ज़्यादा है। सीजनल फ्लू की भी डेथ अगर देखें तो लगभग कोरोना के जैसे है, वो यानी 1,45,111 डेथ्स हो चुकी हैं। और अभी तक इस साल जिन बच्चों ने अभी अभी धरती पे आए थे तो दुनिया को देखी थी, उनके मरने की संख्या देखिए तो 22,65,979 22,65,979 ऐसे बच्चों की मौत हो गई है जो अभी अभी दुनिया देखे थे, जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। और अगर HIV एड्स की बात करें, जिसका 1920 में आया और अभी लगभग 30 सालों से इसके लिए ट्रीटमेंट हो रहा है, इसके लिए फंड आ रहे हैं, इसके लिए अलग से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, और उसमें 5,01,148 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कोरोना के मुकाबले लगभग 5 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, ये सब आंकड़े आप देख रहे होंगे, देख के आपको क्या लग रहा है ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। कम्युनिकेबल डिजीज से आज में 29,418 डेथ हो चुकी है, जबकि HIV से अभी तक 3,809 डेथ आज में हो गई है। लगभग 4,000 लगभग 30,000 यहाँ पे डेथ जो है कम्युनिकेबल से, और लगभग 4,000 डेथ HIV से आज हो चुकी है, और लगभग 17,225 डेथ जो है वो बच्चों की हो चुकी है। और ऐसे माँ जो अभी माँ बनने वाली थी, 700 माह की डेथ हो चुकी है अभी तक। तो दोस्तों, ये सारे रिकॉर्ड्स आपको कोई मीडिया, कोई चैनल, कोई स्कॉलर नहीं दिखाएगा, और इसको झुठला नहीं सकते। इसका रेफरेंस मैंने कहाँ से लिया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप खुद देखेंगे। दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये सारे TB HIV एक्सीडेंट के केसेस की जो लिस्ट है, जो स्कोरिंग है, इसकी कमेंट्री जिस तरह से कोरोना की हो रही है, अगर 1 महीने तक TV पे दिखाई जाए, मैं दावे के साथ कहता हूँ इसकी केसेस की संख्या 50% कम हो जाएगी। नहीं तो आप दूसरों का हाथ का खाना छोड़ देंगे, छुआछूत फैल जाएगा। दोस्तों, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की अगर बात करें तो CDC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल इसमें लगभग 93 लाख से 45 लाख यानी 93 लाख टू 45 लाख जो है लोग इससे प्रभावित होते हैं, जिसमें कि 1,40,000 टू 8,10,000 लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, और उसमें 12,000 से 61,000 तक 2017-18 में लोगों की डेथ हो गई थी। और ये ग्राफ पहले के मुकाबले बढ़ता ही जा रहा है, इसका बर्डन बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। और अगर मैं लास्ट में इसका जो डाटा तैयार हुआ था US के अंदर, तो उसमें इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की जो डेथ थी दोस्तों, वो 95,000 तक पहुंच गई थी, और इसका ग्राफ अभी बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि इस साल इससे भी ज़्यादा मौत होने की संभावना है। और ये WHO अपनी वेबसाइट पर खुद ही कहता है कि लगभग 6,50,000 लोगों की मौत रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी सीजनल फ्लू से हर साल हो ही जाती है, यानी कि 6,50,000 लोग तो मरते ही मरते हैं हर साल, जिसमें से 3 से 5 मिलियन जो है वो सीवियर केसेस हर साल आते ही आते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 28,798 केसेस जो थे सर दोस्तों, ये 2019 में आए थे, जो कि अभी बढ़ने के चांसेस हैं। अगर मैं डिजीज डेथ पर डे वर्ल्ड वाइड देखूं तो ये CDC, WHO और द लैंसेट तीनों के जर्नल में छपा हुआ है दोस्तों। इसमें सबसे ऊपर ट्यूबरक्लोसिस का है, जो 3,014 केसेस पर डे आ रहे हैं, उसके मुकाबले कोरोना 56 है। और आप इसका लेवल भी देख सकते हैं इस ग्राफ के जरिए। इसके ऊपर रेबीज, मीजल्स, कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया इस कोरोना से काफ़ी आगे हैं, यानी इनमें मौत की संख्या काफ़ी आगे है एज कंपेयर करें कोरोना से। तुम दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स की अगर ये गलती से 17 लिखा है, ये 1 अप्रैल 2020 का न्यूज़ है दोस्तों। उसकी अगर बात करें तो इसमें टोटल कंफर्म केसेस में डेथ रेट 2% टू 8% है, जबकि ओवरऑल केसेस की बात करते हैं 0.2% टू 1.6% लोगों की डेथ हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर कोरोना को देखें तो इसमें 1000 आदमियों में से 2 आदमियों की मौत हो रही है, जो कि मोर्टेलिटी रेट ये किसी भी डिजीज़ के लिए बहुत ही कम माना जाता है दोस्तों। इससे तो सीजनल फ्लू भी इससे ज़्यादा होता है। अब आते समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक मेडिकल जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स क्या कहते हैं इस पर ले चलता हूँ। इससे पहले मैं आपको अभी तक क्या बताया उसके एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है विनय। उसको मैंने पहली बार 11th क्लास में देखा था, और जब मैंने उसको 10 साल बाद देखा तो मैं देखता हूँ कि उसके सर के सारे बाल गिर गए हैं, उसके सर पर डेंड्रफ दिख रहा है, और उसमें थोड़े से मस्से भी छोटे छोटे दिख रहे हैं दोस्त। मैंने उससे इसके बारे में जानने की कोशिश करी। मैंने बोला, तेरा चेहरा बहुत नया दिख रहा है, तेरे बाल कैसे गिर गए, तू तो बहुत अजीब सा दिख रहा है। तो उसने पहले तो बोला पता नहीं, फिर बोला कि शायद डेंड्रफ से गिर गए, फिर बोलता है शायद तेल शैम्पू से गिर गए, फिर पानी का नाम लेता है, फिर खान पान का लेते लेते ऐसे लिस्ट बना देता है रीजन्स की। दोस्तों, वो सारी रीजन्स तो सही लग रही हैं, लेकिन क्या रीज़न है उसके बारे में कहना भी मुश्किल है। वही मेरा दूसरा दोस्त है जो संदीप जिसका नाम है, उसके कहीं कहीं बाल सफ़ेद दिख रहे थे।
मैंने उससे पूछा ये तेरे बाल सफ़ेद कैसे हो गए? वो बोलता है उम्र हो गई है, शायद समय बदल रहा है, इसलिए बुढ़ापा आ गया और इसीलिए बाल सफ़ेद हो गए। मेरे को डर होता है उनके बालों को देख के, कहीं मेरे बाल भी ना गिर जाए, कहीं मेरे बाल भी सफ़ेद ना हो जाए। मैं अपने बालों को ढक के कमरे में बंद कर लेता हूँ इस डर से कि कहीं मेरे बाल ना गिर जाएं, सफ़ेद ना हो जाए। दोस्तों, क्या ऐसा करने से मेरे बाल बच सकते हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिए। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने पॉइंट को कहाँ घुमा दिया। दोस्तों, मैंने घुमाया नहीं है। मैंने दोस्त अपने विनय को जब फर्स्ट टाइम 11th में देखा था, 11th में मिला था, इसका मतलब ये नहीं कि विनय इससे पहले नहीं था, इससे पहले भी था। मैंने उसके बालों पे उस जो बाल गिर गए हैं, उसके सर पे जो छोटे छोटे मस्से दिख रहे हैं, वो मस्से ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं थे। हो सकता है बाल थे, बाल से ढक गए हो, इसलिए दिखाई नहीं दिए हो। दोस्तों, इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि कोरोना पहले भी था, आज पहली बार नहीं आया है। ये जो नोवल कोरोना वायरस है, उसको देखने की एक नई मशीन, नया किट नया हमको मिल गया है, जिसके जरिए हम उसको देख पा रहे हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो मस्सा दिख रहा है अभी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले नहीं था, आज उस मशीन आई है इसलिए हम उसको देख पा रहे हैं। दूसरी चीज़, जब उसके बाल गिर गए हैं, यानी कि वो कोरोना से मरने वालों की मौत, जिसके बारे में उसने अलग अलग कारण बताए, कभी शैम्पू बताता है, कभी पानी बताता है, कभी खान पान बताता है, वो सब चीज़ सही लगते हैं, लेकिन असली रीज़न क्या है वो चीज़ आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है। और दूसरी बात दोस्तों, ऐसे बच के रहने से या घर में रुक जाने से मेरा बाल सफ़ेद होना या गिरना नहीं रुक सकता है, ये तो मेरा कहना है। आपका क्या कहना है आप जरूर बताएं। चलिए जनरल्स के दोस्तों हैं, देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको फास्ट करेंगे। सबसे पहले चाइना के बाद थाईलैंड के अंदर 13 जनवरी को पहला कोरोना का केस देखा गया था। कोरोना का मतलब सर दोस्तों नोवल कोरोना वायरस है। 38 जनवरी को WHO ने इसको PHEIC यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न बता दिया था। 11 फरवरी को इसका नाम चेंज के सार्स कोरोना वायरस 2 और डिजीज़ का नाम COVID-19 रख दिया था। 20 फेब को WHO ने इसको रीजनल ग्लोबल वेरी हाई रिस्क डिक्लेयर किया था। 11 मार्च को WHO ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। CDC की बात करें तो CDC इसको कहता है एलिवेटेड इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस इज लाइकली रिलेटेड टू द COVID-19, यानी कि अभी जो बढ़ता हुआ केसेस है वो लगभग कोरोना वायरस की जो है वो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की जैसा ही 7 अप्रैल CDC 2020 की बात माने तो दोस्तों कोरोना वायरस बाकी इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह ड्रॉपलेट से एक दूसरे तक फैलता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी कहता है कि ये कह पाना मुश्किल है कि वायरस कितने दिन तक सतह पर जीता है, क्योंकि 17 दिन बाद भी केबिन के अंदर, जी हाँ दोस्तों, ये केबिन प्रिंसेस का था, इस प्रिंसेस के केबिन के अंदर 17 दिन बाद भी ये केबिन में ये पाया गया, सतह पर कोरोना वायरस पाया गया। और ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलता है या नहीं, ये अभी कह पाना मुश्किल है। इसके बारे में उन्होंने क्लियर कट कुछ भी नहीं बताया है। BMJ अप्रैल 7 अप्रैल 2020 की बात करें तो इस पर सीधा कहता है कि बहुत सारे कोरोना के इन्फेक्शन में कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है, नो रिजल्ट्स इन सिम्टम्स। साथ ही ये भी कहता है कि 5 में से 4 को तो कोई बीमारी ही नहीं होती है। ऐसे लोग जिनमें भी कोई लक्षण नहीं दिखता, उनसे कोरोना का फैलने का खतरा ज़्यादा है। अब BMJ की एक स्टडी के अनुसार ये भी पाया गया है दोस्तों कि 78% मरीज, जी हाँ दोस्तों 78% मरीजों में तो लक्षण ही नहीं होता, यानी कि 80% लोगों में लक्षण दिखाई ही नहीं देता कि वो कोरोना है या नहीं, उनको खुद भी नहीं मालूम है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 6 मार्च की बात करें तो ये कहता है कि टेस्टिंग किट्स है जो कि हम RT-PCR किट्स यूज़ कर रहे हैं, यही सारी बीमारी की जड़ है, इसको उठा के फेंक दो। फिर दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा कि लॉकडाउन फिर क्या है, लॉकडाउन क्यों किया गया है? तो इसमें लगभग 200 कंट्रीज़ के अंदर ये कोरोना वायरस है, जिसमें कुछ ही देशों ने लॉकडाउन का नियम फॉलो किया है, जिसमें इंडिया और UK ने तो कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। इसमें कुछ पार्शियल और कंप्लीट लॉकडाउन वाले लिस्ट है, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में एडिटर एंड डायरेक्टर ऑफ BMJ खुद कहते हैं कि लॉकडाउन हम सबको दिवालिया बनाने वाला है, इससे कुछ और फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक इन्फेक्शन जो था वो इन्फेक्शन तो फैल चुका है, क्योंकि 80% लोगों में तो लक्षण ही नहीं होते हैं। दोस्तों यही नहीं, हमारे इकोनॉमिक्स टाइम्स 30 मार्च 2020 की अगर देखें तो उसमें ये कहता है क्वार्टर ऑफ MASE में शट डाउन शॉप इफ़ द लॉकडाउन परसिस्ट, यानी कि 1/4 MSME लघु और सूक्ष्म उद्योग वाले जो है वो अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर देंगे अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो। और अभी दोस्तों लेटेस्ट एक न्यूज़ ये भी आई है कि अमेरिका के अंदर लॉकडाउन से परेशान होकर लोग राइफल लेकर रोड पे आ गए, और ये दूर नहीं जब इंडिया में भी कुछ ऐसा ही आपको सुनने को मिलेगा। चलिए अब प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि हमें किस चीज़ से प्रिवेंट करना है, अपने आप को किस चीज़ से बचना है। तो ये है दोस्तों एक एक्सरे है, नॉर्मल एक्सरे में इधर ये ब्लैक होता है, इधर भी ब्लैक होता है, ये वाइट वाला हार्ट रहता है, केवल इतना ही वाइट रहता है। इसमें आप देख रहे हैं दोनों तरफ वाइट सा ये दिख रहा है, ये वाइट इधर वाइट। तो ये दोस्तों ये निमोनिया फ्लू लाइक सिम्टम्स में दिखता है, यानी कि दोनों तरफ आपको बाइलेटरल हैजीनेस दिखती है, ये फ्लू लाइक इलनेस में होती है। इसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए अलग अलग प्रिवेंशंस के बारे में बताया गया है दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊं
चलिए अब पहले सीडीसी क्या है और डब्ल्यूएचओ क्या कहता है उसकी जानकारी हम देख लेते हैं। पहले ये बोलते हैं कि मास्क को घर में भी पहनना जरूरी है, परंतु वो खुद ही 2019 की एक स्टडी के बाद कहते हैं कि हम घर में अगर मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, घर में मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि यही सीडीसी कहता है कि जापान और हांगकांग में अगर आप कहीं भी भीड़ वाली जगह में जाते हैं तो ज़बरदस्ती आपको मास्क पहनना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्ती मास्क पहनना पड़ता है। और यही नहीं, अमेरिका तो यहाँ तक कहता है कि ये अननेसेसरी मास्क को खरीदना बंद करो क्योंकि इससे हम कोई भी बीमारी से नहीं बच सकता है। आप कोरोना से नहीं बच सकते। दे आर नॉट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द जनरल पब्लिक फ्रॉम कैचिंग कोरोना वायरस। ये खुद अमेरिका कहता है। अब आप दोनों ही सेंटेंसेस में कंपेयर कर सकते हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज है। यही नहीं दोस्तों, 2007-8 के अंदर स्टूडेंट्स 1178 स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में रखा गया। उनमें ये स्टडी करी गई, जो एक को मास्क दिया गया, एक ग्रुप को मास्क और सैनिटाइजर दिया गया और तीसरे को कुछ भी नहीं दिया गया। एनालिसिस ये हुई 2012 के अंदर, लंदन एजेंसी खुद इसको पब्लिश करती है दोस्तों कि उसमें कुछ भी फर्क नहीं पाया गया है और ये सारे मास्क पहनने वाले इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से नहीं बच सकते। इसमें एक क्लियर कट दिखा गया है। और दीज आर द फॉलोइंग मेजर्स कैन नॉट प्रिवेंट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोविड-19। ये खुद सीडीसी कहता है। उसमें क्या क्या चीज़ें बताता है दोस्तों, देखिए, स्मोकिंग, वेयरिंग मल्टीपल मास्क एंड टेकिंग एंटीबायोटिक्स, यानी ये सब चीज़ों से आप कोरोना से नहीं बच सकते हैं। ये सीडीसी खुद कहता है। और ये खुद कहता है कि डिस्पोजेबल मास्क अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अननेसेसरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुद पहन रहे हैं, तो ये एक प्रेशियस रिसोर्सेज का वेस्टेज है जो अननेसेसरी आप कर रहे हैं, जिन बिना जरूरत के कर रहे हैं। और इस कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको हमेशा हाथ धोते रहना चाहिए और 1 मीटर का डिस्टेंस यानी 3 फीट का डिस्टेंस बना के रखें। यही बहुत काफ़ी है, यानी मास्क पहनना जरूरी नहीं है दोस्तों। अभी ट्रीटमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में तो आजकल टिकटॉक से लेकर सोशल मीडिया वाले सारे डॉक्टर बने पड़े हैं, सारे लोग ट्रीटमेंट बता रहे हैं। इसमें हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब कैसे पीछे रह जाते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और ये सेफ़ है। जी हाँ दोस्तों, ये सेफ़ है और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप बीमारी से बचने के लिए। और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही कहा है और यहाँ तक कि हमारा ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी इसको परमिट कर चुका है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से आप डेंगू कोविड-19 का इलाज कर सकते हैं। ये सेफ़ है। लेकिन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अप्रैल की अगर आर्टिकल को पढ़ते हैं तो उसमें सीधा क्लीन कट शब्दों में लिखा है, नो ड्रग इज गारंटीड टू बी सेफ एंड वाइड यूज ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन विल एक्सपोज सम पेशेंट टू rare but partially fatal harms including serious cutaneous adverse reactions, fulminant hepatic failure and ventricular arrhythmia। जी हाँ दोस्तों, ये सीधा कह रहा है कि अगर आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सीरियस बीमारी भी होने के खतरे हैं, रिएक्शंस होने के खतरे हैं, जिसमें कि लीवर फेलियर भी और वेंट्रिकुलर यानी कि दिल के धड़कन में भी चेंज आने की संभावना है। और यही वजह है कि इंडिया टुडे के न्यूज़ में एक पब्लिश होता है दोस्तों कि कोरोना वायरस इन इंडिया के गुवाहाटी में एक डॉक्टर का डेथ हो जाता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने की वजह से। उसका कार्डियक अरेस्ट होता है और उसका डेथ हो जाता है। और इसी अगर अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी 29 मार्च 2020 की आर्टिकल को पढ़े तो उसमें सीधा लिखता है, मलेरिया एंड एंटीबायोटिक्स कैन कॉज QT प्रोलोंगेशन। इसका मतलब है दोस्तों कि दिल की धड़कन जो चलती है, जो रिदम है, वो सिर के रिदम को चेंज करना। और इसका JAMA 27 मार्च 2020 को पढ़े तो उसमें लिखता है कि मेजॉरिटी ऑफ कोविड-19 डेथ इज रिलेटेड टू मायोकार्डियल इंजरी, यानी कि दिल के अंदर इंजरी होने के, दिल की जो मांसपेशियां होती है उसके अंदर इंजरी होने की वजह से कोरोना की डेथ हो रही है, ना कि कोरोना से। ये ज़्यादातर डेथ ऐसे ही हो रही है। और अब मज़े की बात यह है दोस्तों कि जिस TB को रोकने के लिए पैदा होते ही टीका लगा दिया जाता था, BCG का टीका, उसके लिए ट्रीटमेंट भी है, उसके लिए प्रिवेंशन भी कर सकते हैं उसका। तो अभी आपने देखा कि ग्राफ में सबसे ऊँचा लेवल जिसने पाया है वो TB है, जिसको नंबर 1 रैंक दिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। वही BCG के टीका को क्लेम किया जा रहा है कोविड-19 में भी इस्तेमाल करने के लिए। तो शुक्र है भगवान का कि WHO ने इसको अभी बोला है कि नो एविडेंस, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि BCG भी कोरोना में भी काम कर सकता है। अभी इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब थोड़ा सा कॉमन मिथ जिन लोगों के अंदर जो भ्रम है उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। वो कहते हैं अल्ट्रावायलेट जो रेज है, अल्ट्रावायलेट लैंप का अगर इस्तेमाल करें तो कोरोना वायरस से बच सकते हैं। जी नहीं, इससे आपका स्किन को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल ना करें। दूसरा कहते हैं कि जो गर्म है और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में कोरोना वायरस नहीं फैलता है। जी, गलत धारणा है। ये किसी भी एरिया में कहीं भी फैल सकता है। जो कंट्री जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ भी है, जो ठंडे में है वहाँ भी है। इससे बचने का एक ही उपाय है, वह बार बार हाथ को धोना साबुन से।
अल्कोहल से आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं? जी नहीं है। ज़्यादा अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो आपकी हेल्थ में और अधिक प्रॉब्लम आएगी, और अधिक प्रॉब्लम आने की वजह से आपको कोरोना का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आप उससे कोरोना वायरस से बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बॉडी का टेम्परेचर आप गर्म पानी से नहाए या ठंडा पानी से नहाए, नॉर्मल 36.5 टू 37 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है, और आप गर्म पानी से ज़्यादा नहाएंगे तो आप जल सकते हैं। और आपको मेरा दूसरा वीडियो इसमें बनाया हुआ है मैंने कि पहली जैसी चमड़ी कैसे पाएँ, वो मजबूरन आपको देखना पड़ सकता है। तो इसलिए आप गर्म पानी से नहाना है। सन के में 25 डिग्री से ज़्यादा एक्सपोजर लेने से कोरोना से बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो जितना ज़्यादा गर्म रहेगा उसमें भी कोरोना वायरस रह सकता है। इसमें वेदर का कोई रिलेशन नहीं है। हैंड ड्रायर अगर से कोरोना वायरस मर जाता है? बिल्कुल नहीं। हैंड ड्रायर से कोरोना वायरस नहीं बन सकता है। आपको अगर कोरोना वायरस को मारना है तो सोप और वाटर से बार बार अपने हाथों को धोना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा सोशल मीडिया के देख लेते हैं। सोशल मीडिया क्या कहता है? सोशल मीडिया कहता है 80% मरीज जो है ठीक खुद ही हो रहे हैं। ये एम्स में ही बताया, CDC ने भी बताया है। 20% को ही हॉस्पिटल में लेना पड़ता है, उसमें से भी 0.2% ही मरते हैं, क्योंकि उनकी एज या तो ओल्ड है, नहीं तो पहले से ही कोई बीमारी की दवा खा रहे होंगे। दूसरी बात हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़पेपर की है दोस्तों, जिसमें पेशेंट बताता है कि 2-3 डेज अपने सिम्टम आने से पहले ही लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है कोविड का पेशेंट। यानी कि अगर मेरे को कोरोना है तो मैंने 2-3 दिन पहले ही लक्षण आज आया है, 2-3 दिन पहले ही मैंने लक्षण आने से पहले ही लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है, ये करके हिंदुस्तान टाइम्स में छपती है। फनी है थोड़ा सा, लेकिन देख अच्छा है दोस्तों। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने पोल्ट्री को मुर्गी को कोरोना की जांच करने की पुष्टि की, यानी कि मुर्गी फार्म के अंदर मुर्गियों में भी कोरोना का पाया गया। अभी ये नहीं दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ में भी ये भी छपता है कि म्यांमार में 6 न्यू कोरोना वायरस जो कि बैट से मिले हैं, हमें मालूम चला। यानी चमगादड़ से 6 और नए कोरोना वायरस मिले, और ऐसे कई सारे नए कोरोना वायरस अभी मिलने की संभावनाएं और ज़्यादा है। यही नहीं दोस्तों, अभी 100 साल बाद ये FB के अंदर एक बहुत बड़े पब्लिश किया था, उसने पोस्ट डाली थी, बहुत अच्छी है, नॉलेजफुल है, फनी है लेकिन नॉलेजफुल है। 1720 में ब्लैक आया, 1820 में कॉलरा आया, 1920 में स्पाइनिश फ्लू आया, अब 2020 में कॉलरा आया। ये हर 100 साल में एक नया महामारी आता है। इसका रीज़न क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों वीडियो लंबा हो गया, इसलिए 100 साल बाद महामारी क्यों आती है इसके बारे में मैं अपने नए वीडियो में बताऊंगा आपको, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आने वाले समय में कौन सी महामारी आने वाली है। चलिए, अभी एक फ़नी मैसेज मेरे को मिला दोस्तों मेरे सोशल मीडिया के जरिए, जिसमें कि ये बताया गया है कि अगर एक कोरोना वायरस है, अगर वो किसी जगह पे जाता है तो वहाँ के सारे जो भी मौजूद लोग हैं उनको कोरोना पॉजिटिव कर देगा। ये भी क्या है सच्चाई, इसके लिए भी मैं अलग से आपको वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा फ़नी मैसेज है, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है कि एक कुत्ता इंसान से पूछता है, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, तेरे लिए क्या बिस्कुट लाऊं क्या? यही चल रहा है दोस्तों। अभी लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में एक FB पे मेरे को एक NBT का नवभारत टाइम्स का एक कटिंग मिला, जिसमें कि शादी करके 22 दिनों से स्कूल में ही एक दूल्हा दुल्हन और बाराती फंसे हुए हैं। ये एक एग्जाम्पल नहीं दोस्तों, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स होंगे जो मैंने देखा है, जिसके बारे में मैं जानता हूँ। उसमें तो एक लेडी है जिसका प्रेगनेंसी का डिलीवरी का टाइम है अभी, और उसका हस्बैंड एक मीटिंग के लिए बाहर दूसरे स्टेट में गया हुआ है, और वहाँ पर वो फंस गया है लॉकडाउन की वजह से, और यहाँ उसके डिलीवरी का टाइम है, यहाँ उसके पास कोई भी नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए। यही नहीं दोस्तों, एक माह को उसका लड़का पैसा भेजने वाला था, उसने सोचा कि कल भेज देता हूँ, आज थक गया था वो, और भेजने के लिए कल का प्लान बनाया, और वहाँ उस न्यूज़ में मालूम चलता लॉकडाउन हो गया, सब बंद है, और वो उस दिन नहीं जा पाया था, और उसके अगले 3 दिन तक उसकी क्या दशा रही थी दोस्तों, ये वीडियो देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। यही नहीं, आप कितने सारे मेरे रिलेशंस में भी दोस्तों ऐसे हैं जिनके फादर की मदर की ग्रैंड फादर की डेथ हो गई, या उनको देखने के लिए अंतिम समय में भी उनका नहीं जा पाए दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन में उनका आना जाना मुश्किल है। तो क्या ये सही है? आपको आपका विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। इसके बाद अगर मैं सोशल मीडिया में एक ट्विटर के जरिए एक संदेश आता है, जिसमें कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स ने एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है, जिससे कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के बारे में वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आने वाले समय में यानी लॉकडाउन के बाद ये तो दावे के साथ कह सकता हूं कि न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट यानी साइकेट्रिक के केसेस, दिमाग मानसिक रोग के केसेस, स्किन रोग वाले और आंख के मरीजों की संख्या बढ़ने वाली है, और इनसे रिलेटेड डॉक्टरों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। दोस्तों ये बहुत फनी है, बट बहुत कुछ बताता है कि फाइनली कोविड-19 तो चला गया, अब कोरोना तो चला गया, अब हम कैसे बाहर निकले, हम तो इतने मोटे हो गए हैं घर में बैठे बैठे। ये एक मैसेज बहुत अच्छा मैसेज है दोस्तों, जिसमें ये सीधा लिखा है कि ह्यूमन आर द रियल वायरसेस ऑन द प्लेनेट के अंदर सबसे बड़ा वायरस जो है वो ह्यूमन है। और साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर हमने अच्छे स्कूल बना दिए होते तो हमें बड़े हॉस्पिटल्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और मीडिया को उन्होंने बुलशिट कहा है। अब लास्ट में मैसेज क्या है? मैसेज मेरा दोस्तों यही है कि
जब भी कभी पैंडेमिक्स हुआ है, कुछ भी बीमारियों ने परेशान किया है, तो वहाँ सदियों से ये हिस्ट्री बताती है दोस्तों कि हिस्ट्री में ये मेंशन है कि जब भी कभी एपिडेमिक्स हुआ है, वहाँ जहाँ एलोपैथिक मेडिसिन यानी मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स 15 to 85% मोर्टेलिटी रेट पे रुक जाते हैं, वहीं होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो कि मोर्टेलिटी को कम कर देती है और 5.6% तक लेके आई थी 1850 के अंदर। जब भी कभी ऐसा एपिडेमिक्स हुआ तब भी ये देखा गया है कि मोर्टेलिटी रेट इससे कम हुए हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने होम्योपैथी और यूनानी अपनाने वाली याचिका को ही खारिज कर दिया, यानी कि उसको इलाज करने से मना कर दिया, वो भी तब जब खुद एक इंडियन होम्योपैथिक डॉक्टर जो बेंगलुरु के रहने वाले, उन्होंने प्रिंस 40 को होम्योपैथी से ठीक किया इस कोरोना के लिए। तो दोस्तों ये आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। और ये WHO ने, मैंने पहले स्लाइड में बताया कि सीधा बता इसका कोई इलाज नहीं है, इसको लक्षणों के आधार पर सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। और विश्व में केवल एक ही ऐसी पैथी है जो सिम्टम्स और लक्षणों के लिए जानी जाती है, जो लक्षणों पे इलाज करती है, वो है होम्योपैथी। यही वजह है कि शायद ये मोर्टेलिटी रेट को कम कर पाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप देख ही चुके हैं। तो मैं इसको पढ़ के और आपको बताते हुए बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ कि हमारे पैथिक में भी, हमारे इंडिया में भी ये चीज़ को आज भी फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी फेडरेशन नहीं है जो कि सजेस्ट करे। मिनिस्ट्री के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन साहब तो हैं हमारे अभी इस टाइम, ये हमारे लक की बात है, लेकिन हेल्थ को दिखाने के लिए जो जिसके अंडर ये हेल्थ का पूरा कारोबार है, वहाँ पे डॉक्टरों का अभाव है दोस्तों। ये सबसे बड़ी कमी है। चलिए लास्ट में मैं आपको यही इतना ही बताना चाहूँगा कि आपके आसपास अगर कहीं भी कोरोना का मरीज़ है, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, तो आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, अपने मानसिक तौर पे आप स्वस्थ रहें और कम से कम 10 दिन के लिए आप ये कमेंट्री सुनना बंद कर दीजिए, ये स्कोरिंग देखना बंद कर दीजिए। केवल 10 डेज के लिए आप, मेरा दावा है, आप अपने आप को पहले के मुकाबले स्वस्थ जरूर पाएंगे। और कभी भी आपको कोई भी लक्षण रहे, एक बार होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि मैं ये बार बार बीमार हम क्यों पड़ते हैं, नेक्स्ट वायरस या बीमारी कौन सी आने वाली है, उससे कैसा बचा जाएगा, ऐसा क्यों होता रहता है हमेशा, हम सदियों से देखते हुए ऐसा क्यों आ रहे हैं, और क्या मास्क और PPE इफेक्टिव हैं। दोस्तों इस आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी, ताजुब होगी, मैं आज ही बता देना चाहता हूं कि जो हमारा स्किन का पोर है, जिसमें बाल निकलते हैं, उस बाल के रास्ते से अगर हम कोरोना को जाने का परमिशन दें, अगर कोरोना उसके रास्ते से जाए, तो एक बार में कम से कम 2.5 से 3 लाख कोरोना जो है वो एक बाल के छोटे से छेद से जा सकता है। और उसको बचाने के लिए हम क्या पहन रहे हैं, कपड़े की मास्क, कपड़े को से मुंह को ढक के रख रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री साहब भी कह रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है ये सुन के दोस्तों, क्योंकि कपड़ा तो 50% केवल डस्ट को भी रोक पाता है, वो भी 50%। उससे वायरस को कैसे रोक सकते हैं, ये समझ से थोड़ा पड़े हैं मेरे, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं एक अच्छे से आपको समझाने के लिए एक छोटा वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपका अपना विचार जरूर रखें, आपको क्या समस्या हो रही है वो भी मुझे बताएं। आपने इस वीडियो को देखने के समय दिया, मैं आपका बहुत 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 आभारी हूँ। धन्यवाद।